नमस्कार। आज हम भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उस पे बात करेंगे। मतलब कहाँ तक पहुंचे हम, क्या चीजें मदद कर रही हैं और क्या रुकावटें हैं रास्ते में। हाँ, और इसके लिए हम आईएमएफ, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनके विश्लेषण और दूसरी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। बिल्कुल। मकसद यही है कि इसकी असलियत समझें, क्या चल रहा है, क्या इसे आगे बढ़ा रहा है, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या हो सकता है। और एक ताज़ा बात भी है। हाँ, वो जापान वाली। जी हाँ, भारत अभी 4.19 ट्रिलियन जीडीपी के साथ जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये एक दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लक्ष्य तो जहां तक मुझे याद है 2019 में तय हुआ था कि 2024-25 तक 5 ट्रिलियन पर पहुंचेंगे। अब जो अनुमान है वो 2027-28 का है। तो ये जो समय सीमा बढ़ी, इसकी क्या वजह रही? हाँ, ये सही है कि टाइमलाइन थोड़ी आगे खिसकी है। देखिए, इसके पीछे दो मुख्य कारण रहे हैं। एक तो जाहिर है कोविड-19 महामारी का जो असर पड़ा, वो अप्रत्याशित था। और दूसरा रुपए का अवमूल्यन। अच्छा, रुपए की कीमत का गिरना। जी, जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो हमारी जीडीपी का जो डॉलर वैल्यू है वो अपने आप कम दिखने लगता है, तो ये भी एक फैक्टर रहा। और साथ में आप देख ही रहे, दुनिया भर में जो भू राजनीतिक तनाव है, सप्लाई चेन्स में दिक्कतें हैं। हाँ, वो अनिश्चितता तो बनी हुई है। बिल्कुल, ये सब भी जोखिम पैदा करते हैं। तो मतलब बाहरी और अंदरूनी दोनों तरफ की चुनौतियां रहीं, पर इन सब के बाद भी ऐसा लगता है कि विकास की रफ्तार बनी हुई है। तो वो कौन सी ताकतें हैं, कौन से इंजन हैं जो इसे खींच रहे हैं? हाँ, कई अहम ड्राइवर्स हैं। सबसे पहले तो कुछ बड़े संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जैसे जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। हाँ, जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को काफी बदला। जी, उसने अप्रत्यक्ष करों को एक किया, व्यापार को आसान बनाने की कोशिश की। फिर वो आईबीसी है, दिवाला और दिवालियापन संहिता। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हाँ, इससे लोन रिकवरी में मदद मिली है, सुना है। बिल्कुल, पहले ये एक बड़ी समस्या थी। आईबीसी ने कर्ज वसूली की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया है। और फिर हैं पीएलआई योजनाएं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हाँ, पीएलआई स्कीम्स का तो काफी जिक्र है आजकल, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ, ये खास तौर पर विनिर्माण सेक्टर को बूस्ट दे रही हैं। ये तो हुए सुधार। दूसरा बड़ा इंजन है हमारी घरेलू मांग, जो काफी मजबूत है, खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों को देखें। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे यूपीआई का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ा है। हाँ, वो तो कमाल ही है। और इसके साथ साथ एआई, आईटी, डिजिटल इंफ्रा में जो निवेश हो रहा है, वो भी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत व्यय। अच्छा, उसमें क्या ट्रेंड है? उसमें भारी उछाल आया है। वित्त वर्ष 15 में ये करीब 5.6 लाख करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया। अरे वाह, 5.6 से 18.6 लाख करोड़। ये तो बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर बहुत खर्च कर रही है। जी बिल्कुल, बुनियादी ढांचे और संपत्ति निर्माण पर फोकस बढ़ा है। ओके, तो ये तो हुई पॉजिटिव बातें। लेकिन क्या अब रास्ता बिल्कुल साफ है, या कुछ बड़ी बाधाएं, कुछ चिंताएं अभी भी हैं? देखिए, रास्ता पूरी तरह साफ है ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। कुछ चिंताएं तो बनी हुई हैं। एक तो है सर्विसेज सेक्टर में महंगाई, जो लगातार ऊंची बनी हुई है। हाँ, सर्विस इन्फ्लेशन की बात होती रहती है। जी। दूसरी एक अहम चुनौती है स्किलिंग की। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, हमें अपने वर्कफोर्स के स्किल्स को अपग्रेड करना होगा ताकि वो आने वाले समय की नौकरियों के लिए तैयार हों। ये एक बड़ा चैलेंज है। और तीसरी बात, बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश करते रहना होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, एनर्जी हो या डिजिटल कनेक्टिविटी। इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो सवाल यही है कि इन चुनौतियों से हम कितने असरदार तरीके से निपटते हैं। सही कहा। तो आगे की तस्वीर कैसी दिख रही है? जो अनुमान है वो क्या कह रहे हैं? 5 ट्रिलियन कब तक और उसके बाद? देखिए, आईएमएफ और दूसरे जो विश्लेषण है, वो ये इशारा कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 6-6.5% की दर से बढ़ सकती है। 6-6.5%, ये अच्छी ग्रोथ रेट है। हाँ, ये मजबूत ग्रोथ मानी जाती है। इस रफ्तार से हम 2028-29 तक 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू सकते हैं और 2030 तक शायद 7 ट्रिलियन तक भी पहुंच जाएं। अच्छा, और वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली बात? हाँ, अनुमान ये भी है कि 2028 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। और अगर और लंबी अवधि की बात करें तो सरकार का लक्ष्य तो और भी बड़ा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड,
मतलब हमारी जो युवा आबादी है उसकी क्षमता और लगातार सुधारों के दम पर 2035 तक $10 ट्रिलियन और 2050 तक 25-30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। 25-30 ट्रिलियन 2050 तक, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। इसमें कौन से सेक्टर मुख्य भूमिका निभाएंगे? देखिए, सेवा क्षेत्र तो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर ही है, जीडीपी का करीब 53%। मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है, मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के जरिए, और कृषि भी महत्वपूर्ण है, जीडीपी का लगभग 18.4%, जहां अब किसानों की आय बढ़ाने वाली नीतियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, ये तो हुई आंकड़ों और विशेषज्ञों की बात, लेकिन आम लोगों में सोशल मीडिया पर, एक्स वगैरह पर इसको लेकर क्या रिएक्शन है, क्या सेंटिमेंट है? वहां आपको मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। एक तरफ काफी लोग आशावादी हैं, भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि 5 ट्रिलियन का लक्ष्य जल्द हासिल होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताएं और सवाल भी उठाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या प्रति व्यक्ति आय भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है? क्या इस ग्रोथ का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है? हाँ, ये सवाल तो अहम है। बिल्कुल। और कुछ लोग चीन के बहुत तेज आर्थिक विकास से तुलना करते हुए भारत की गति पर भी सवाल उठाते हैं। तो दोनों तरह की बातें हैं। ठीक है, तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि भारत सुधारों, डिजिटल एडवांसमेंट और सरकारी निवेश के दम पर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तो है, और 2027-28 तक ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। जी हाँ, राह पर तो है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव, दुनिया भर के जोखिम, महंगाई, स्किलिंग, ये सब भी असलियत हैं। बिल्कुल सही। लक्ष्य तक पहुंचना इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि इन चुनौतियों से कितनी अच्छी तरह निपटा जाता है और ग्रोथ की गति को कैसे बनाए रखा जाता है। ये सफर सिर्फ एक नंबर, एक आंकड़े तक पहुंचने का नहीं है, इसके मायने उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। और इसी बात के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। 5 ट्रिलियन का आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर तो है ही, पर इस मुकाम तक पहुंचना भारत की अर्थव्यवस्था के अंदरूनी बनावट और दुनिया में उसकी पोजीशन के लिहाज से किन और गहरे, शायद ज्यादा स्थायी बदलावों का संकेत दे सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।